हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2019 में आई एक बहुत ही बढ़िया मिस्ट्री मूवी नाइफ आउट को। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। जैसे IMDb पर इसे मिले हैं 7.9 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 97% फ्रेश विद 92% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 82 आउट ऑफ 100 और इसे 93% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और मेरी बात की जाए तो ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम हार्लेन थ्रोम्बे नाम के एक करोड़पति ऑथर का घर देखते हैं। घर की एक मेड फ्रैन उन्हें नाश्ता देने के लिए ढूंढ रही थी। हार्लेन उनके बेडरूम में ना मिलने के बाद फ्रैन उनके ऑफिस जाती है जो उनके बेडरूम के बगल में ही था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सामने हार्लेन की लाश थी। उनका गला कटा हुआ था और चाकू भी वही पड़ा था जैसे उन्होंने खुदकुशी की हो। फिर कहानी एक हफ्ता आगे बढ़ती है और हम मार्ता को देखते हैं। मार्ता हार्लेन की नर्स थी और मार्ता और हार्लेन बहुत करीब थे, एक बाप और बेटी के जैसे। मार्ता के घर उसकी माँ और छोटी बहन थी। वो अफ्रीका से अमेरिका आए थे। कुछ देर बाद मार्ता को हार्लेन के बेटे का कॉल आता है। घर के सभी लोगों को पुलिस ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था। मार्ता हार्लेन के घर पहुंचती है जहां पुलिस वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां मेग आती है। ये हार्लेन की पोती है। इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर है, इसीलिए आप सभी के नामों को याद रखने की कोशिश करिएगा। मार्ता और मेग हम उम्र होने की वजह से अच्छे दोस्त है। यहाँ हमें ये भी पता लगता है हार्लेन और उनका परिवार मार्ता को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। अंदर जाने पर मार्ता लिंडा से मिलती है। ये हार्लेन की सबसे बड़ी बेटी है। वहाँ उसका पति रिचर्ड भी था जो अपने बेटे रैनसम को गालियां दे रहा था क्योंकि वो अपने नाना के फ्यूनरल में नहीं आया और अभी पूछताछ के लिए भी नहीं आ रहा। फिर लिंडा जाकर पुलिस से बात करती है। पुलिस वाले उनकी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर पुलिस वाला लिंडा से उस रात पार्टी के बारे में पूछता है क्योंकि उस दिन हार्लेन की 85 बर्थडे पार्टी थी। लिंडा ने अपना बिजनेस खुद बनाया था अपने पिता की तरह। वो बताती है उस दिन पार्टी में कुछ अलग नहीं था। पार्टी में कुछ फैमिली फ्रेंड, मार्ता और बाकी स्टाफ ही था। उस दिन लिंडा का बेटा रैनसम जल्दी चला गया था। वहाँ उन दो डिटेक्टिव के पीछे एक और आदमी था जो उनकी बातें सुन रहा था। लिंडा के मुताबिक उसका हस्बैंड रिचर्ड सबसे पहले घर में आया था पार्टी के अरेंजमेंट देखने। फिर पुलिस लिंडा के पति रिचर्ड से बात करती है। रिचर्ड हार्लेन को कुछ खास पसंद नहीं करता था लेकिन उसकी पत्नी लिंडा अपने पति को बहुत मानती थी। हार्लेन ने टूटे टाइपराइटर से शुरू किया था और डिटेक्टिव नॉवल लिखने वाले दुनिया के सबसे बड़े राइटर बने। फिर पुलिस वाले हार्लेन के छोटे बेटे वॉल्ट से बात करते हैं। वॉल्ट अभी हार्लेन का पब्लिशिंग हाउस संभालता है। उस दिन पार्टी में वॉल्ट 8 बजे आया था। उसके साथ उसकी वाइफ और 16 साल का बेटा जेकब भी था जिसे मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर पुलिस वाले हार्लेन की बहू जॉनी से बात करते हैं। जॉनी हार्लेन के बड़े बेटे की बहू है। उनका बड़ा बेटा 15 साल पहले ही मर चुका है लेकिन जॉनी अभी तक यही रहती है। मेग जॉनी की ही बेटी है। फिर पुलिस वाले मेग से बात करते हैं। मेग हार्लेन मतलब अपने दादा से ज्यादा करीब तो नहीं थी लेकिन हार्लेन मेग की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते थे। मेग भी उस रात पार्टी से जल्दी चली गई थी। लेकिन सभी पूछते हैं वो पीछे बैठा आदमी कौन है और ये पूछताछ दोबारा क्यों हो रही है। तब वो ऑफिसर बताता है ये मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव बनोई ब्लैंक है। सभी उसका नाम सुनकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि ब्लैंक काफी मशहूर डिटेक्टिव है। लेकिन उसका यहाँ क्या काम, क्योंकि ये तो ओपन एंड शट केस था। हार्लेन ने सुसाइड किया है मगर ब्लैंक बताता है उसे किसी ने हायर किया है। फिलहाल वो ये तो नहीं बताता उसे किसने हायर किया है लेकिन वो मार्ता के बारे में पूछता है। मार्ता की तरफ सभी का एक जैसा ही मानना था। सभी उसे बहुत पसंद करते थे और उसे फैमिली का हिस्सा मानते थे। फिर ब्लैंक सभी से उनकी पब्लिशिंग कंपनी के बारे में पूछकर उकसाने की कोशिश करता है कि वो कंपनी किसके पास जा सकती है क्योंकि उसे ही हार्लेन की मौत का सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन लिंडा किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलने से मना कर देती है। लेकिन उसका पति रिचर्ड बताता है उस रात वॉल्ट का अपने पिता हार्लेन के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी। ये जानने के बाद कि रिचर्ड ने उसकी और हार्लेन की बहस के बारे में सब बता दिया है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता लगता है वॉल्ट हार्लेन के पीछे पड़ा था ताकि वो नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप कर ले। लेकिन हार्लेन को ये पसंद नहीं था जिस पर दोनों में थोड़ी बहस भी होती है। लेकिन हार्लेन वॉल्ट को बताते हैं उन्होंने उसे अपनी पब्लिशिंग हाउस से निकाल दिया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वॉल्ट ब्लैंक को इतना ही बताता है कि वो किसी बिजनेस
डील की बात कर रहे थे। अब रिचर्ड ने उसकी चुगली की, इसीलिए वॉल्ट उसके बेटे रैनसम की चुगली करता है। दरअसल उस रात रैनसम के पार्टी से जाने से पहले ऑफिस में उसकी और हार्लेन की बहस हुई थी, जिसे पूरे परिवार ने सुना था और रैनसम गुस्से में चला गया था। लेकिन रिचर्ड भी कुछ कम नहीं था। दरअसल वो पार्टी के अरेंजमेंट देखने सबसे पहले आया था, लेकिन ब्लैंक ने इवेंट कंपनी से बात की थी। रिचर्ड ने किसी की मदद नहीं की थी, लेकिन उनके एक स्टाफ ने हार्लेन के ऑफिस में हार्लेन को किसी के साथ बहस करते हुए सुना था। पहले तो रिचर्ड खुद के वहां होने से इनकार करता है और जॉनी पर बात मरने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी पहले आई थी। लेकिन ब्लैंक बताता है वो 2 आदमियों की आवाज थी और हार्लेन चिल्ला रहे थे, बताओ उसे वरना मैं खुद बताऊंगा। तब रिचर्ड की हालत पतली हो जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रिचर्ड का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और ये बात हार्लेन को पता चल गई थी। हार्लेन ने अपनी बेटी लिंडा के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने रिचर्ड की सच्चाई लिखी थी। रिचर्ड उन्हें धमकी देता है, लेकिन हार्लेन उसे चिल्लाकर बोलते हैं वो लिंडा को बताए वरना वो खुद उसे बता देंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में रिचर्ड झूठ बोलता है कि हार्लेन अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड एज होम भेजना चाहते थे, लेकिन लिंडा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो रिचर्ड से लिंडा को बताने बोल रहे थे। ब्लैंक जॉनी से बात करता है क्योंकि रिचर्ड ने बताया था वो भी जल्दी आई थी। जॉनी मानती है वो जल्दी आई थी क्योंकि उसे हार्लेन से कुछ बात करनी थी। ब्लैंक पूछता है कौन सी बात। अब जॉनी की हालत पतली होने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हार्लेन जॉनी की बेटी मैक की कॉलेज फीस भरते थे, लेकिन जॉनी ने उनके दूसरे ऑफिस से भी मैक की फीस मंगवाई थी, $1,00,000, वो भी 4 सालों तक, जिसके बारे में हार्लेन को पता चल गया था और इसी के लिए हार्लेन उसे कन्फ्रंट कर रहे थे। हार्लेन आखिरी बार मैक की फीस भरते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जॉनी ब्लैंक से ये झूठ बोलकर टाल देती है कि मैक के कॉलेज की फीस को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए वो हार्लेन से मिलने आई थी और इतना बोलते ही जॉनी चली जाती है। ब्लैंक और हमें इतना तो समझ में आ गया था कि वॉल्ट, रिचर्ड और जॉनी के पास हार्लेन को मारने की वजह थी, क्योंकि वॉल्ट को हार्लेन अपनी कंपनी से निकालने वाले थे। रिचर्ड के अफेयर के बारे में उसकी वाइफ और अपनी बेटी लिंडा को सच बताने वाले थे और उन्हें जॉनी के धोखाधड़ी के बारे में भी पता चल गया था। वो उसे और पैसे नहीं देने वाले थे, लेकिन इनमें से ही कोई खूनी है या कोई और, ये हमें आगे पता चलेगा। सो बैक टू द मूवी। जॉनी घबराकर बाहर आती है जहाँ लिंडा रिचर्ड को ढूंढ रही थी, लेकिन रिचर्ड हार्लेन के ऑफिस में छुपा हुआ था। मौका मिलते ही रिचर्ड वो लेटर ढूंढने लगता है जो हार्लेन ने लिंडा के लिए लिखा था। लेटर उसे मिल जाता है, लेकिन उसे खोलने पर वो ब्लैंक था। रिचर्ड हार्लेन को गाली देता है और वो लेटर वही छोड़ देता है और उनका बॉल खिड़की से बाहर फेंक देता है। बाहर वो बॉल ब्लैंक को मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। ब्लैंक को हार्लेन की मौत बहुत किताबी लग रही थी, जैसे उनकी नॉवेल्स होती है। फिर ब्लैंक मार्ता से मिलता है। मार्ता किसी एसोसिएशन से नहीं थी, हार्लेन ने उसे खुद अपॉइंट किया था। वैसे तो मार्ता को एक दिन में 3 घंटे ही हार्लेन की देखभाल करनी थी, लेकिन उन्हें ज्यादा की जरूरत थी, सेहत की वजह से नहीं बल्कि उन्हें एक दोस्त चाहिए था। ब्लैंक को लगता है हार्लेन उससे परिवार के सभी सीक्रेट शेयर करते थे और उसे कहीं से पता लगा था मार्ता उन बातों को सीरियसली नहीं लेती थी बल्कि मजाक में उड़ा दिया करती थी। पहले तो मार्ता हैरान होती है कि ब्लैंक को ये कैसे पता, लेकिन वो एडमिट करती है हार्लेन उसे सभी सीक्रेट शेयर करते थे और उसे एक प्रॉब्लम है, जैसे ही वो झूठ बोलती है उसे उल्टियां होने लगती है। ये सुनकर दोनों ऑफिसर हंसते हैं, लेकिन ब्लैंक उससे रिचर्ड के बारे में पूछता है। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल हार्लेन ने उसे रिचर्ड के अफेयर के बारे में बताया था। प्रेजेंट टाइम में ब्लैंक के सामने मार्ता बोलती है रिचर्ड अच्छा आदमी है, लेकिन ये बोलते ही उसे उल्टी आ जाती है। इसका मतलब मार्ता सच बोल रही थी कि झूठ बोलने से उसे उल्टी आ जाती है। तीनों बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उन तीनों को लगता है अगर रिचर्ड और हार्लेन के बीच कोई प्रॉब्लम थी भी तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि रिचर्ड हार्लेन का खून ही कर दे। लेकिन ब्लैंक को और लोगों पर भी शक था, जैसे जॉनी। वो मार्ता से पूछता है क्या कहीं हार्लेन जॉनी को पैसा देना बंद तो नहीं करने वाले थे। फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है हार्लेन ने मार्ता को जॉनी के धोखाधड़ी के बारे में भी बताया था। मार्ता परेशान होने लगती है कि उसे कितनी उल्टी करनी पड़ेगी। आप सोच रहे होगे मार्ता सच क्यों नहीं बता देती, लेकिन मार्ता का कैरेक्टर ही ऐसा है। वो किसी को तकलीफ में ना ही देख सकती थी और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचा सकती थी और ना ही उसे किसी चीज का लालच था। ब्लैंक समझ जाता है हार्लेन जॉनी को पैसा देना बंद करने वाले थे। उससे तीनों ने झूठ बोला था क्योंकि ब्लैंक समझ गया था जिस तरह उस दिन वॉल्ट और हार्लेन के बीच बात हुई थी जरूर हार्लेन वॉल्ट को निकालने वाले होंगे। लेकिन ये सब मोटिव इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि उन पर सीधा हार्लेन के मर्डर का इल्जाम लगा सके। वो ऑफिसर उससे पूछता है लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है। तब ब्लैंक बताता है उसे किसी ने हार्लेन की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने हायर किया है, लेकिन किसने उसे नहीं पता। दरअसल उसे किसी ने लिफाफे में बहुत सारे पैसे भेजे थे और साथ ही हार्लेन की मौत की खबर दी थी। ब्लैंक ऑफिसर से पूछता है हार्लेन की मौत का समय क्या था। ऑफिसर
ऑफिसर बताता है 11:30 बजे पार्टी खत्म होने के बाद मार्था हार्लेन को उनके ऑफिस प्लस बेडरूम में दवाई देने के लिए लेकर गई। उनके बेडरूम में जाने के लिए जो सीढ़ियां है उसी के नीचे लिंडा का बेडरूम है और ऊपर जाते समय सीढ़ियों से अजीब आवाज आती है और लिंडा की नींद बहुत कच्ची है। पहले जॉनी को कुछ गिरने की आवाज आई, इसीलिए वो हार्लेन को देखने ऊपर गई। सीढ़ियों की आवाज आने से लिंडा उठ गई। हार्लेन ऑफिस में मार्था के साथ थे। दरअसल उन्होंने एक बोर्ड गेम गिरा दिया था जिससे आवाज आई थी। उसके 10 मिनट बाद लिंडा फिर से सीढ़ियों की आवाज से उठी क्योंकि मार्था जा रही थी। वॉल्ट उस समय दरवाजे के बाहर ही था। उसने मार्था को जाते हुए देखा। तब वॉल्ट ने टाइम देखा था, तब 12 बज रहे थे। 15 मिनट बाद लिंडा फिर से आखिरी बार उठी। कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। दरअसल वो हार्लेन थे। वो किसी काम से नीचे आए थे, लेकिन वॉल्ट ने आवाज देकर उन्हें ऊपर भेज दिया। इसी बुनियाद पर डॉक्टर्स ने हार्लेन की मौत का टाइम बताया था। फिर 1 या 1:30 बजे मेग घर वापस आई। तभी वॉल्ट और उसका बेटा भी सोने चले गए। करीब 3:30 बजे मेग कुत्तों के भौंकने की आवाज से उठी। फिर बाथरूम जाने के बाद फिर से सो गई। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हार्लेन के ऑफिस प्लस बेडरूम में जाने के लिए कोई दूसरी सीढ़ी नहीं है, बस वही आवाज वाली को छोड़कर। अब रैंसम खूनी नहीं हो सकता क्योंकि वो था ही नहीं, मार्था भी नहीं क्योंकि हार्लेन जिंदा थे जब वो गई। मैग सब कुछ होने के बाद घर वापस आई। ऑफिसर को लगता है ये क्लियर सुसाइड है क्योंकि उनका गला कटने से जो खून की बौछार निकली थी वो बिल्कुल सीधी थी, मतलब आसपास कोई नहीं था। लेकिन ब्लैंक को शक हो गया था क्योंकि उससे सभी ने झूठ बोला था। फिर ब्लैंक मार्था से पूछताछ आगे बढ़ाता है। ब्लैंक उससे पूछता है उसके 11:30 बजे हार्लेन को उनके बेडरूम में ले जाने के बाद और उसके 12 बजे घर से जाने से पहले आधे घंटे में क्या क्या हुआ था। तब हमें मार्था का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो मार्था हार्लेन को ऊपर लेकर गई, लेकिन हार्लेन बेडरूम में न जाते हुए अपने ऑफिस में चले गए क्योंकि मार्था और हार्लेन हर रात बोर्ड गेम खेलते थे। मार्था को लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी हार्लेन गेम खेलने के लिए उसे फोर्स करते हैं। बोर्ड गेम में हार्लेन हमेशा हारते थे और वो बोर्ड को गिरा देते हैं। बोर्ड के साथ हार्लेन की दवाई भी गिर गई थी। फिर मार्था उन्हें दवाई देने लगती है और हार्लेन अपने परिवार के बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत पहले ही समझ चुके थे कि उनका परिवार सिर्फ पैसों के लिए ही उनके साथ है। उन्हें हार्लेन से और कोई मतलब नहीं है। फिर मार्था उन्हें मॉर्फिन देने के लिए पूछती है जो मार्था हार्लेन को नींद आने के लिए देती थी, लेकिन तभी मार्था को शॉक लगता है और वो घबराने लगती है। हार्लेन के पूछने पर वो बताती है उसने गलती से उन्हें 100 मिलीग्राम मॉर्फिन दे दी है। मार्था फौरन अपने बैग में एंटीडोट ढूंढने लगती है। दरअसल उसे मॉर्फिन सिर्फ 3 ml देनी थी, इससे हार्लेन अगले 10 मिनट में मर जाएंगे। हार्लेन इसे भी मजाक में लेने लगते हैं, लेकिन मार्था को एंटीडोट मिल ही नहीं रहा था। वो अपना पूरा बैग ही पलटा देती है, लेकिन एंटीडोट उसमें था ही नहीं, जबकि वो हमेशा उसे बैग में ही रखती है। हार्लेन को अंदाजा हो जाता है कि वो अब मरने वाले हैं। मार्था एम्बुलेंस को फोन करने जाती है, लेकिन हार्लेन उसे रोक लेते हैं। मार्था उनके बच्चों को बुलाने भागती है, लेकिन हार्लेन उसे टांग अड़ाकर गिरा देते हैं और उसके गिरने की आवाज ही जॉनी को आई थी। मार्था बहुत पैनिक हो रही थी, लेकिन हार्लेन उसे शांत करते हैं। तभी वहाँ जॉनी आती है। हार्लेन उसे बोर्ड गिरने की आवाज का बोलकर वापस भेज देते हैं। फिर हार्लेन मार्था को समझाने लगते हैं। दरअसल मार्था की मॉम के पास अमेरिकी होने के कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे क्योंकि वो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका आए। अगर मार्था पकड़ी गई तो उसकी पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी और वैसे भी उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फिर हार्लेन उसे जैसा वो कहते हैं वैसा ही करने के लिए बोलता है। मार्था मान जाती है। फिर मार्था नीचे जाती है। बाहर वॉल्ट सिगरेट पी रहा था। मार्था बोलते हुए जाती है आज तो आधी रात हो गई। उसकी बात सुनकर वॉल्ट अपनी घड़ी देखता है, तब 12 बज रहे थे। फिर वो मेन गेट से बाहर निकलती है जहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सामने एक हाथी की मूर्ति लगी हुई थी। मार्था भूल जाती है कि हार्लेन ने उसे मूर्ति के पहले मुड़ने को कहा था या मूर्ति के बाद, लेकिन मार्था मूर्ति के पहले ही मुड़ जाती है। फिर जंगल के रास्ते से घर की तरफ आती है। फिर छोटे गेट को पार करके घर की बाउंड्री में आती है। कुत्ते उसे पहचानते थे, इसीलिए उस पर नहीं भौंकते। फिर चुपके से घर के बाहर हार्लेन के रूम के नीचे आती है। ऊपर एक खिड़की बनी हुई थी। फिर मार्था ऊपर चढ़ने लगती है। वो ग्रिल लकड़ी की बनी हुई थी। तभी ग्रिल का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है और मार्था गिरते गिरते बचती है और खुद को संभालती है। हार्लेन के कमरे के बाहर एक गुप्त दरवाजा था, उसके पीछे ही वो खिड़की थी। मार्था उस खिड़की और दरवाजे से अंदर आती है। फिर हार्लेन का गाउन और कैप पहनकर नीचे आती है। बाहर वॉल्ट था, लेकिन ग्लास की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता और वो आवाज देकर हार्लेन को ऊपर जाने बोलता है, लेकिन वो मार्था थी। मतलब कैमरा के हिसाब से मार्था जा चुकी है और उसके जाने के बाद वॉल्ट ने हार्लेन को जिंदा देखा। इससे मार्था पहली सस्पेक्ट नहीं रही। फिर मार्था नीचे उतरती है, लेकिन नीचे उतरते ही खिड़की के सामने हार्लेन की बूढ़ी माँ खड़ी थी। कुछ सेकंड्स में वो बोलती है रैंसम तुम वापस आ गए। वो बहुत
बहुत बूढ़ी थी, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था। मार्ता ये जानती थी और बिना चिंता किए मार्ता वहाँ से चली जाती है। लेकिन हार्लेन का क्या हुआ? फिर हमें दिखाया जाता है मार्ता ये सब करने तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ दिन बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी। लेकिन मार्ता झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि उसे उल्टी आ जाती है। लेकिन हार्लेन बोलते हैं झूठ मत बोलना, बल्कि आधा सच बोलना, और कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और मार्ता वैसा ही करती है। वो आधा सच बोलती है कि पहले वो हार्लेन को उनके कमरे में लेकर गई, फिर उन्होंने बोर्ड गेम खेला, लेकिन हारने पर हार्लेन ने बोर्ड गिरा दिया। फिर वहाँ जॉनी आई, फिर उसने हार्लेन को दवाई दी और आधी रात को चली गई। बाहर उसने वॉल्ट को बाय बोला और घर चली गई। ऑफिसर उससे दवाई का नाम पूछता है, वो उन्हें दवाई का नाम बताती है। ब्लैंक को ये सच लगता है क्योंकि मार्ता को उल्टी भी नहीं आती। मार्ता जल्दी से बाहर आती है और बाथरूम में जाकर उल्टी करती है। उम्मीद है आपने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए होंगे। रात को शोक सभा थी। मार्ता फ्रेंड के साथ खड़ी थी। वो बातों ही बातों में बताती है उसका एक कजन पैथोलॉजी लैब में काम करता है। मार्ता उस रात को याद कर रही थी, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वहाँ मेग आती है। फिर फ्रैन, मेग और मार्ता एक शांत जगह जाते हैं। वही फायरवॉल के ऊपर एक सीक्रेट ड्रॉवर था जिसमें फ्रैन ने जॉइंट रखे थे। फ्रैंक मेग और मार्ता को जॉइंट देती है, लेकिन मार्ता नहीं पीती। फिर मार्ता घर जाने बाहर आती है, लेकिन बाहर ब्लैंक उसका इंतजार कर रहा था। ब्लैंक कल घर का जायजा लेने वाला था और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला था। इसके लिए वो मार्ता की मदद मांगता है क्योंकि उसे सिर्फ उस पर ही भरोसा है, क्योंकि उसे ही हार्लेन की मौत से कोई फायदा नहीं होगा। मार्ता का मानना था परिवार में कोई भी खूनी नहीं है, लेकिन ब्लैंक को हर किसी पर शक था। मार्ता घर आती है और हमें दिखाया जाता है आगे क्या हुआ था। तो मार्ता ने हार्लेन को ऑफिस से जाने के लिए कहा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मार्ता ऑफिस में वापस आई ताकि मदद बुला सके। लेकिन हार्लेन सोफे पर लेटे थे और उनके हाथ में चाकू था और उसके कुछ भी बोलने से पहले ही हार्लेन ने अपना गला काट लिया और मार्ता बाहर आकर रोने लगी। फिर उसने खुद को संभाला और हार्लेन ने जैसा उसे कहा था उसने वैसा ही किया, क्योंकि वो पकड़ी जाती तो हार्लेन की कुर्बानी बेकार हो जाती। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि मार्ता के जूते पर हार्लेन के खून का एक धब्बा लगा हुआ है। दूसरे दिन मार्ता, दोनों ऑफिसर और ब्लैंक सर्वेलेंस रूम में आते हैं। उसे एक बूढ़ा हैंडल करता था जो कई सालों से यहाँ काम कर रहा था। उसके फ्रिज पर घर की पुरानी फोटो चुंबक से चिपकी हुई थी। वो लोग मॉनिटर के पास आते हैं। मॉनिटर को देखते ही मार्ता को शॉक लगता है। उसे अब याद आता है हार्लेन ने उसे हाथी की मूर्ति के बाद मुड़ने को कहा था, लेकिन वो पहले ही मुड़ गई। मतलब वो कैमरा में गाड़ी जंगल में ले जाते हुए दिख गई होगी। वो आदमी वीसीआर में रिकॉर्डिंग करता था। वो लोग उस रात के रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं, फिर उसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन मौका मिलते ही 12 बजे की रिकॉर्डिंग के पहले ही मार्ता कैसेट को इजेक्ट कर देती है, जैसे वो खुद ब खुद बाहर आ गई हो। फिर ब्लैंक उस कैसेट को अपने पास रखने बोलता है ताकि उसे बाद में डिजिटलाइज कर सके। फिर वो लोग जंगल में कुछ सबूत ढूंढने आते हैं। एक ऑफिसर मार्ता से वो कैसेट मांगता है, लेकिन हम देखते हैं मार्ता ने चुंबक की मदद से उस कैसेट को खराब कर दिया। फिर वो लोग जंगल से होते हुए उस छोटे गेट तक आते हैं, लेकिन उनसे पहले मार्ता वहाँ आ जाती है। उसे दिखाई देता है वहाँ की काली मिट्टी में उसके पैरों के निशान बने हुए हैं। वो तीनों उसके पीछे ही थे। तभी ब्लैंक को कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो मार्ता को आवाज देता है, लेकिन तब तक मार्ता छोटे गेट तक जा चुकी थी। ब्लैंक मार्ता को आवाज देता है वहीं रुकने के लिए, लेकिन मार्ता फिर वहीं से चलकर उसके पास आती है, जिससे उसके पैरों के निशान मिक्स हो जाते हैं। तभी वहाँ मार्ता के पास कुत्ते आते हैं। फिर उसके पास से सामने लिंडा के पास भागते हैं। दरअसल आज 10 बजे हार्लेन की वसीयत पढ़ी जाने वाली थी। दूसरी तरफ ब्लैंक और मार्ता घर की उस जगह आते हैं जहाँ से मार्ता ऊपर चढ़ी थी। तभी एक कुत्ता मार्ता को लकड़ी का वो टुकड़ा लाकर देता है जो मार्ता के ऊपर चढ़ने से टूट गया था। इस तरफ ब्लैंक खिड़की पर हार्लेन की माँ को देखता है। तभी मार्ता उस लकड़ी के टुकड़े को दूर फेंक देती है। फिर सभी हार्लेन के ऑफिस में जाते हैं जहाँ उनकी मौत हुई थी। ब्लैंक मार्ता के मेडिकल बैग के बारे में पूछता है जिसे मार्ता ने यही छोड़ा था। ऑफिसर बोलता है शायद पुलिस ने एविडेंस की तरह उसे अपने साथ लेकर चली गई हो। फिर ब्लैंक उस बोट को गिराकर देखता है, लेकिन उससे इतनी आवाज भी नहीं होती कि नीचे तक जाए। तभी बाहर कोई आता है। दोनों देखते हैं वो रैंसम था। कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। ऑफिसर उसे ह्यूज बुलाते हैं, लेकिन वो खुद को रैंसम बुलाने बोलता है। वो पुलिस वालों को कोई जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। वो ब्लैंक से भी ठीक से बात नहीं करता। फिर वो सभी के साथ जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ उनका वकील आता है और कुछ देर बाद उन्हें बुलवाता है। यह वॉल्ट ताना मारता है कि रैंसम फ्यूनरल में नहीं आया, लेकिन वसीयत सुनने सबसे पहले आ गया, जिस पर रिचर्ड मतलब रैंसम के पिता और वॉल्ट में बहस हो जाती है, जो हाथापाई तक चली जाती है। उनकी लड़ाई देखकर ऑफिसर, ब्लैंक और रैंसम बहुत इंजॉय कर रहे थे। वॉल्ट बताता है जब रैंसम
रैनसम और हार्लेन आपस में बात कर रहे थे। उसका बेटा बाथरूम में ही था और उसने उन दोनों की बातें सुनी थी। लिंडा उससे पूछती है उसने क्या सुना था। वो बताता है उसने वसीयत सुना और रैनसम बोल रहा था वो उन्हें वार्न कर रहा है। वॉल्ट समझ जाता है इसका मतलब हार्लेन ने रैनसम को वसीयत से बाहर निकाल दिया है। रिचर्ड उससे पूछता है, रैनसम बताता है ये सच है। रिचर्ड बोलता है इससे अब शायद वो जिम्मेदार बन जाए। लिंडा भी यही कहती है। जॉनी बोलती है जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन रैनसम सभी को उल्टा सीधा बोलने लगता है और उन सभी में तू मैं शुरू हो जाती है। ब्लैंक और मार्था बाहर आते हैं और फ्रैन उनके सामने से सबको गालियां देते हुए चली जाती है। ब्लैंक रैनसम और हार्लेन के बीच हुई बहस के बारे में सोच रहा था, तभी एक कुत्ता अपने मुंह में वही लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता है जिसे मार्था ने फेंक दिया था। ब्लैंक उसे देखता है और घर के उसी तरफ जाता है। उसे वो टूटी हुई जगह दिख जाती है और उसी के ऊपर वो खिड़की भी दिखाई देती है। फिर ब्लैंक ऊपर भागता है, उसके पीछे वो ऑफिसर भी आते हैं। ब्लैंक मार्था से खिड़की के सामने का दरवाजा खुलवाता है। सभी को अभी ही पता लगा था वहाँ एक खिड़की और दरवाजा है। ब्लैंक कारपेट चेक करता है, उसमें सूखे कीचड़ के निशान थे, साथ ही खिड़की पर भी कीचड़ लगा हुआ था। ब्लैंक कीचड़ और उस लकड़ी के टुकड़े को जांच के लिए भिजवाता है। इन सब का मतलब था कोई छुपकर उस रात इस कमरे में आया था। ब्लैंक को लगता है हार्लेन का खून हुआ है और यहाँ मार्था की हालत खराब होने लगती है। वही घर में सभी लोग वकील के सामने वसीयत सुनने बैठे थे। तभी ब्लैंक और वो ऑफिसर किसी को भी शहर छोड़कर जाने से मना करता है, जिसे सुनकर सभी थोड़ा शॉक होते हैं। सबसे पहले वकील हार्लेन का एक लेटर निकालता है जिसमें उन्होंने वॉल्ट, लिंडा और जॉनी से माफी मांगी थी और इसका जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया था। फिर वकील बताता है कुछ दिन पहले हार्लेन ने वसीयत में कुछ बदलाव किए थे। ये सुनकर रिचर्ड रैनसम की तरफ देखता है। फिर वकील वसीयत निकालता है जो एक ही पेज की थी। वसीयत में अपने पूरे होशो हवास में हार्लेन ने लिखा था कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जमीन, कैश, यहाँ तक कि उनकी कंपनी और उससे होने वाला प्रॉफिट भी सब कुछ मार्था के नाम कर दिया है। ये सुनते ही सभी एकदम शॉक में थे, साथ ही ब्लैंक और मार्था भी। फिर सभी उठते हैं और वकील को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। उन्हें लगता है हार्लेन की अपनी आखिरी दिनों में दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन ये सब बेकार था। ये सुनकर रैनसम जोर जोर से हंसता है और हंसते हुए चला जाता है, जैसे उसे प्रॉपर्टी ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। लिंडा सबको घर से भगाने लगती है क्योंकि ये घर उनका है, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है वकील ने इस घर के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी वकील बोलता है ये घर और जमीन भी हार्लेन ने मार्था के ही नाम कर दी है। ये सुनते ही सभी मार्था पर टूट पड़ते हैं और सभी उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगते हैं, लेकिन मार्था खुद शॉक में थी। ब्लैंक उसे सबसे बचाता है। मार्था बाहर आती है, सभी उसके पीछे आते हैं। वॉल्ट का बेटा इसका वीडियो बना रहा था। मार्था बहुत कंफ्यूज थी। वो यहाँ से जाने कार में बैठती है। उन लोगों ने कार को भी घेर लिया था। उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती, लेकिन तभी वहाँ रैनसम आता है और मार्था को अपनी कार में बुलाता है। एक रैनसम ही था जिसे इस वसीयत से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मार्था तुरंत उसकी कार में बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इस इंसिडेंट ने तो ब्लैंक को भी हिला दिया था। फिर रैनसम और मार्था एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रैनसम बोलता है जब हार्लेन ने उसे बताया था उन्होंने उसे वसीयत से बेदखल कर दिया है, वो उन्हें मारना चाहता था, लेकिन वो उसके नाना थे, वो उनसे प्यार करता था। वो चाहते थे रैनसम खुद काबिल बने। रैनसम आगे बोलता है हार्लेन कभी सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने नाना को जानता था। वो मार्था के सामने एक बॉल रखकर उससे सब सच पूछता है क्योंकि उसे पता है मार्था को झूठ बोलने से उल्टी होती है। दूसरी तरफ घर में अभी भी सब लोग वकील का दिमाग खा रहे थे। उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं जायदाद वापस पाने के लिए। पहला कि वो साबित कर दे कि हार्लेन ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका खून मार्था ने किया है, लेकिन हार्लेन ने सुसाइड किया था। तभी सब ब्लैंक की तरफ देखते हैं, लेकिन ब्लैंक का शक हर किसी पर है, वो उन्हें कुछ क्लियर नहीं बताता। दूसरा रास्ता था मार्था खुद ही ये जायदाद लेने से इनकार कर दे, लेकिन इन सभी में मैग ही अकेली थी जिसे मार्था को जायदाद मिलने से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि हार्लेन उसे ये देना चाहते थे। लेकिन उसकी माँ जॉनी बोलती है उसके कॉलेज की फीस कौन भरेगा क्योंकि वो खुद दिवालिया हो चुकी है। दूसरी तरफ मार्था ने रैनसम को सब सच बता दिया था। ये सुनने के बाद रैनसम भी बहुत हैरान था क्योंकि इस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मार्था बोलती है यही सच है। मार्था आगे बोलती है वो पुलिस को सब सच बताना चाहती है। उसे कोई परवाह नहीं अगर वो जेल भी चली जाए, लेकिन उसकी माँ और बहन का क्या होगा। रैनसम बोलता है वो अपने परिवार को कुछ नहीं बताएगा, ना ही वो जेल जाएगी ना ही डिटेक्टिव उसे पकड़ेगा। मार्था वो प्रॉपर्टी अपने पास रखे क्योंकि ये ही हार्लेन चाहते थे। मार्था पूछती है वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। रैनसम को उसका परिवार पसंद नहीं था। मार्था को इन सब झमेलों से बचाने के बाद मार्था उसे अपना हिस्सा दे दे। तभी मार्था को मैग का कॉल आता
जाता है। मेग कुछ देर बात करने के बाद इनडायरेक्टली उससे अपने कॉलेज की फीस के बारे में पूछती है। मार्ता बोलती है वो उसे कभी पैसों की कमी नहीं होने देगी। मार्ता के कुछ आगे बोलने से पहले ही मेग फोन काट देती है। फिर हमें दिखाया जाता है परिवार वालों ने जबरदस्ती मेग से मार्ता को कॉल करवाया था। दूसरी तरफ रैंसम उससे पूछता है ब्लैंक को घर में कुछ सबूत मिला या नहीं। उसे बस कीचड़ मिला था, कोई निशान नहीं मिले। रैंसम उसे कुछ दिन तक रिलैक्स रहने बोलता है। दूसरे दिन जब मार्ता उठती है उसे बहुत सारे कॉल आए थे। चैनल पर उसी की न्यूज चल रही थी। उसके घर के बाहर भी रिपोर्टर्स की लाइन लगी थी। वही घर में ब्लैंक हार्लेन की माँ से बात करने जाता है जो किसी से बात नहीं करती थी। ब्लैंक उनके पास ही बैठ जाता है। वही मार्ता के घर में बहुत सारे लेटर और कुरियर आए थे क्योंकि अब वो अमीर हो चुकी है और एक कंपनी की मालिक है। मार्ता रिपोर्टर से बचने पीछे के रास्ते से जाती है जहाँ वॉल्ट उसका इंतजार कर रहा था। वॉल्ट उसे इनडायरेक्टली धमकाने लगता है क्योंकि उसे पता है उसकी मॉम और बहन इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। वो बोलता है अगर वो उसे उसका हिस्सा दे दे तो वो वकीलों की मदद से उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देगा। लेकिन मार्ता उसकी नीयत समझ जाती है। वो बोलती है हार्लेन ने उसे ये प्रॉपर्टी दी है और वो खुद एक वकील ढूंढ लेगी और घर में वापस आ जाती है। तभी उसका ध्यान उन लेटर्स पर जाता है। उनमें से एक लेटर खुला हुआ था जिसमें हार्लेन की ब्लड रिपोर्ट थी। उस पर लिखा था आई नो वॉट यू डिड और वो पेपर नीचे से फटा हुआ था। लेटर देखते ही मार्ता घबरा जाती है कि उसके सीक्रेट के बारे में और किसे पता है। तभी उसे ब्लैंक का कॉल आता है लेकिन वो कॉल कट कर देती है। मार्ता उस लेटर को लेकर रैंसम के पास जाती है लेकिन वो ब्लड रिपोर्ट की फोटोकॉपी थी और उसका मेन पार्ट मतलब मॉर्फिन की क्वांटिटी छुपी हुई थी। उसे समझ नहीं आता ये कैसा ब्लैकमेल है क्योंकि हार्लेन की ब्लड रिपोर्ट तो लैब में भी होगी। फिर हम लैब को देखते हैं जहाँ आग लगी हुई थी। फिर वहाँ ब्लैंक आता है क्योंकि उसे भी हार्लेन की ब्लड रिपोर्ट देखनी थी। उसे पता लगता है किसी ने अलार्म बंद करके और सिक्योरिटी कैमरा से बचते हुए लैब में आग लगा दी जिसमें सभी रिपोर्ट और सैंपल जल के खत्म हो गए। वहाँ मार्ता और रैंसम भी पहुँचते हैं। उन्हें भी लैब जली हुई दिखाई देती है। रैंसम उसे बोलता है उसे ब्लैकमेलर ने कोई और भी मैसेज भेजा होगा जैसे कोई कॉल, ईमेल या कोई लेटर। तब मार्ता अपना ईमेल देखती है। उसे एक अननोन मेल से एक मैसेज आया था जिसमें सिर्फ किसी जगह का एड्रेस और टाइम लिखा था। उन्हें वो ब्लड रिपोर्ट डिस्ट्रॉय करनी थी। उसके बाद मार्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचता लेकिन उनके सामने ही ब्लैंक था। वो उन दोनों को देख लेता है। उनकी तरफ आते ही मार्ता कार लेकर निकल जाती है लेकिन ब्लैंक पुलिस के साथ उनका पीछा कर रहा था। साथ ही वो बार बार मार्ता को कॉल किए जा रहा था लेकिन मार्ता उसका कॉल ही नहीं उठाती। मार्ता किसी तरह पुलिस और ब्लैंक को चकमा देकर एक जगह आकर रुकती है। दरअसल उसे 10 बजे उस जगह जाना था जिसका मेल उसे आया था। उसे बस वो रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी चाहे ब्लैकमेलर उससे कोई भी डिमांड करे। लेकिन तभी कार के बाहर ब्लैंक आ गया था। उसके साथ पुलिस भी थी लेकिन वो लोग रैंसम को गिरफ्तार करते हैं। ब्लैंक बताता है हार्लेन की माँ ने उसे बताया है रैंसम उस रात ग्रिल से नीचे उतरा था। फिर वो मार्ता से पूछता है उसे रैंसम ने ही उसे देखकर भागने बोला था ना। मार्ता हाँ बोलती है क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो कार में जाकर उल्टी करती है। वापस जाते समय ब्लैंक मार्ता के साथ ही उसी की कार में बैठ जाता है। मार्ता बार बार घड़ी देख रही थी क्योंकि उसे 10 बजे तक ब्लैकमेलर के पास जाना है। वो उस एड्रेस पर जाती है और बहाना बनाकर उस जगह के लिए निकलती है। वो एक वेयरहाउस जैसा था। वहाँ मार्ता का वही मेडिकल बैग था जो हार्लेन के ऑफिस से गायब हो चुका था और सामने कोई चेयर पर बैठा था। मार्ता उससे बात करने लगती है लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देता। मार्ता उसके पास जाती है तो वो और कोई नहीं फ्रैन थी। फ्रैन आपको याद हो तो ये हार्लेन के घर में काम करती है। उसके हाथ में एक खाली लिफाफा था। तभी उसे थोड़ा होश आता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके बाजू में ही मॉर्फिन की बोतल और इंजेक्शन पड़ा था। वो मार्ता को पकड़कर बोलती है यू डिड दिस, यू आर किलर। फिर मरने लगती है। मार्ता को समझ नहीं आता वो आगे क्या करे। क्या वो भाग जाए क्योंकि हो सकता है फ्रैन के साथ और कोई भी मिला हुआ हो। लेकिन यहाँ मार्ता भागती नहीं बल्कि 911 पर कॉल करती है और फ्रैन को बचाने लगती है। तभी बाहर एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस देखकर ब्लैंक भी अंदर भागता है। फिर हमें सीधा हॉस्पिटल दिखाया जाता है। फ्रैन की हालत अभी गंभीर है और रैंसम ने पुलिस को सब सच बता दिया है जो मार्ता ने उसे बताया था सब कुछ। मार्ता को ये तो समझ में आ गया था फ्रैन ने उसका बैग घर से चुराया था लेकिन वो खुद मॉर्फिन कैसे इंजेक्ट कर सकती है। अब मार्ता को पूरे परिवार को सब सच बताना था। अब चाहे कुछ भी हो। ब्लैंक उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन मार्ता नहीं मानती। उसने हॉस्पिटल में अपना नंबर दे दिया है फ्रैन की कोई भी खबर देने के लिए। फिर ब्लैंक और मार्ता घर की तरफ आते हैं और मार्ता उसे सब सच बताती है। फिर वो लोग घर में आते हैं। सभी मार्ता का इंतजार कर रहे थे। मेग मार्ता से माफी मांगती है
है क्योंकि उसने ही परिवार के लोगों को मार्ता के मॉम के इलीगल इमिग्रेंट्स होने के बारे में बताया था, लेकिन मार्ता उसे माफ कर देती है। ब्लैंक अभी भी मार्ता के इस फैसले के खिलाफ था, लेकिन मार्ता को याद आता है फ्रैन हार्लेन की ब्लड रिपोर्ट कहाँ रख सकती है। फिर मार्ता उस जगह जाती है जहाँ फ्रैन ने जॉइंट रखा था और वहाँ हार्लेन की ब्लड रिपोर्ट भी थी। मार्ता रिपोर्ट ब्लैंक को दे देती है। फिर कुछ देर बाद पूरा परिवार एक जगह जमा था और मार्ता उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस देने वाली थी और उसके पीछे ब्लैंक उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था। मार्ता उनसे बात कर रही थी, लेकिन अचानक ब्लैंक आकर उसे रोक लेता है और उन लोगों को भला बुरा बोलने लगता है क्योंकि वो सब हार्लेन के साथ बस पैसों के लिए ही थे, किसी को उनकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मार्ता हार्लेन के साथ बिना किसी लालच के थी। मार्ता ही इस प्रॉपर्टी के लायक है। ब्लैंक आगे बोलता है मार्ता जायदाद नहीं छोड़ेगी और वो पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेगा कि हार्लेन की मौत को सुसाइड ही माना जाए क्योंकि उन्होंने सुसाइड ही किया है और केस यही खत्म होता है। और मार्ता को लेकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग शॉक में थे, रैनसम भी। मार्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ब्लैंक उसे एक कमरे में लेकर आता है और ऑफिसर से सभी को घर से भगाने बोलता है क्योंकि ये घर अब मार्ता का है, लेकिन रैनसम को छोड़कर। मार्ता बोलती है रैनसम को तो उसी ने सब बताया था, लेकिन ब्लैंक उसे थोड़ा वेट करने बोलता है। उस ऑफिसर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ब्लैंक पूछता है आखिर उसे काम पर रखा किसने और क्यों। ऑफिसर बोलता है क्योंकि वसीयत को रद्द करने के लिए मार्ता को अपराधी साबित करना पड़ता, लेकिन ब्लैंक को वसीयत पढ़ने से पहले काम पर रखा गया था। मतलब किसी को पहले से पता था वसीयत में क्या है, लेकिन इन सब के लिए क्राइम होना भी जरूरी था। और अगर किसी को मार्ता को वसीयत से निकालना था तो उसे ये भी पता होना चाहिए था कि मार्ता अपराधी है। यहाँ तक कि ब्लैंक ने किसी को बताया नहीं था कि उसे मार्ता पर भी शक है। मार्ता बोलती है वो फ्रैन है, लेकिन ब्लैंक के हिसाब से उसे पैसों की जरूरत तो थी, लेकिन फ्रैन अपराधी नहीं है। ब्लैंक बोलता है इस क्राइम के पीछे एक मास्टर माइंड है। तभी ऑफिसर रैनसम को लेकर आता है। रैनसम मार्ता से माफी मांगने लगता है पुलिस को सब सच बताने के लिए, लेकिन ब्लैंक बोलता है उसने पूरा सच अभी तक नहीं बताया। मार्ता बोलती है हार्लेन की माँ ने उसे उस रात खिड़की से देखा था, रैनसम को नहीं। लेकिन ब्लैंक उससे पूछता है रैनसम ने उसे काम पर क्यों रखा। ये सुनते ही सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन रैनसम मानने से इनकार करता है। लेकिन ब्लैंक बताता है पार्टी की उस रात जब रैनसम और हार्लेन में बहस हो रही थी, वॉल्ट के बेटे ने बाथरूम से वसीयत और वार्निंग शब्द सुना था। इसका मतलब हार्लेन ने गुस्से में रैनसम को बता दिया था कि वो पूरी जायदाद मार्ता के नाम करने वाले हैं। लेकिन रैनसम ये भी मानने से इनकार करता है। लेकिन ब्लैंक आगे की कहानी बताता है। रैनसम गुस्से से पार्टी से निकला, लेकिन वो घर से ज्यादा दूर नहीं गया। उसने कैमरा से बचकर अपनी गाड़ी जंगल में लगाई, फिर कच्चे रास्ते से होते हुए घर की तरफ आया और वो छोटा गेट कूदकर घर के कंपाउंड में गया। अभी तक सभी घर वाले ग्राउंड फ्लोर पर ही थे। रैनसम बचते हुए उस सीक्रेट विंडो और दरवाजे से हार्लेन के बेडरूम प्लस ऑफिस में आया। फिर बिना किसी के नजर में आए वो हार्लेन के बेडरूम में गया। उसे और सारे परिवार को पता था मार्ता हार्लेन को कौन सी दवाई देती है, इसीलिए रैनसम ने दवा ही बदल दी क्योंकि उसे पता था अगर मार्ता हार्लेन की मौत की दोषी साबित होती है तो कानूनी रूप से उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इंजेक्शन के जरिए दवाई बदलने के बाद रैनसम ने मार्ता के बैग से एंटीडोट भी निकाल लिया और उस बैग को वही रख दिया। मार्ता बोलती है अगर दवा की बोतल में मॉर्फिन थी और मॉर्फिन की बोतल में दवा थी, फिर भी उसने हार्लेन को गलत दवाई ही तो दी। ब्लैंक ने वहाँ 2 बोतल रखी थी जिनके नाम उसने छुपा दिए थे और वो मार्ता से उन दोनों बोतल में से दवा मांगता है। मार्ता पहले एक बोतल उठाती है, फिर उसे रखकर दूसरी उठाकर देती है। ब्लैंक उसका लेबल हटाता है। उस बोतल पर मॉर्फिन लिखा था, लेकिन वो बोतल दवाई की थी। दवा और मॉर्फिन का रंग एक जैसा है, लेकिन फिर भी मार्ता को पता था दवाई कौन सी बोतल में है क्योंकि मार्ता ने ये कई बार किया है। उसे हाथ लगाकर ही अंदाजा आ जाता है कि दवा कौन सी है और मॉर्फिन कौन सी, क्योंकि मार्ता एक अच्छी नर्स है। इसका मतलब उस दिन मार्ता ने हार्लेन को दवा ही दी थी, जबकि वो दवा मॉर्फिन की बोतल में थी। लेकिन बोतल देखने के बाद उसे लगा उसने हार्लेन को मॉर्फिन दे दिया है क्योंकि हार्लेन की ब्लड रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, सिर्फ दवा आई है। इसका मतलब हार्लेन ने खुदकुशी ही की थी। अगर मार्ता उस दिन एम्बुलेंस को बुला लेती तो आज हार्लेन जिंदा होते। ब्लैंक आगे बताता है जब मार्ता नीचे उतरी थी तब हार्लेन की माँ ने उसे कहा था रैनसम
तुम वापस आ गए, क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्होंने रैनसम को ऊपर जाते हुए देखा था। रैनसम अभी भी सब मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन ब्लैंक आगे की कहानी बताता है। फिर उस रात 3 बजे रैनसम वापस आया, क्योंकि उसे मॉर्फिन और दवा की बोतल फिर से बदलनी थी, लेकिन घर के बाहर कुत्ते थे। जैसा हमने पहले भी देखा है, कुत्ते रैनसम को देखकर भौंकते थे। उनके भौंकने से मैग जागी थी। रैनसम वापस चला गया और बोतल दूसरे दिन बदलने का फैसला किया, लेकिन दूसरे दिन उसे खबर लगी कि हार्लेन ने खुदकुशी की है। नर्स की मतलब मार्ता की गलती से हार्लेन की मौत नहीं हुई, इसीलिए रैनसम ने सीक्रेटली ब्लैंक को हायर किया, क्योंकि उसे मार्ता को फंसाना था। लेकिन यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसने ब्लैंक को काम पर रख लिया। दूसरे दिन खबर मिलते ही पुलिस वाले, मीडिया सभी घर आए। रैनसम जानता था मार्ता अब अपना बैग वहाँ से ले जा नहीं सकती और उसे ऐसा समय चाहिए था जब घर में कोई ना हो, इसीलिए रैनसम हार्लेन के फ्यूनरल में नहीं गया। वो घर आया दवाई बदलने के लिए, लेकिन फ्रैन घर पर ही थी। उसने रैनसम को हार्लेन की दवाई के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया। उसे ये तो पता नहीं था कि रैनसम कर क्या रहा है, लेकिन वो ये समझ गई थी कि कुछ तो गलत है। वो रैनसम को पसंद नहीं करती थी। उसने सोचा वो रैनसम से कुछ पैसे ऐड सकती है। उसने हार्लेन की ब्लड रिपोर्ट निकाली, लेकिन कैसे? मार्ता बताती है क्योंकि उसकी कजन उस लैब में काम करती है। उसने हार्लेन की नोवेल पढ़कर उसी तरीके से उस रिपोर्ट को निकाला और उसे कुरियर कर दिया। मार्ता पूछती है फ्रैन उसे वो रिपोर्ट क्यों भेजेगी, लेकिन ब्लैंक बताता है उसने वो रिपोर्ट उसे नहीं बल्कि रैनसम को भेजी थी। लेकिन वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद रैनसम और खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा वो मार्ता को दोषी साबित कर सकता है और वो रिपोर्ट उसका सबूत होगी। इसीलिए वो अच्छे मूड में वसीयत सुनने गया। लेकिन जब मार्ता ने उसे सब सच बताया, उसका पूरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि मार्ता दोषी थी ही नहीं, क्योंकि हार्लेन ने तो सुसाइड किया था, इसीलिए उस पर किसी को शक तक नहीं हुआ। उसका पूरा प्लान ही फेल हो गया, लेकिन वो पैसा छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसने नया प्लान बनाया। फिर ब्लैंक कहानी आगे बढ़ाता है। रैनसम ने सबसे पहले लैब में आग लगाई और रिपोर्ट के सारे रिकॉर्ड जला दिए। फिर अननोन मेल आईडी से मार्ता को मेल करके 10 बजे मिलने बुलाया, जबकि फ्रैन ने उसे 8 बजे बुलाया था। फिर उसने पेपर का टाइम लिखा होने वाला हिस्सा फाड़कर उसे मार्ता के घर छोड़ दिया। फिर वो आज सुबह 8 बजे फ्रैन से मिलने गया। फ्रैन ने अभी भी रैनसम को ठीक से पहचाना नहीं था। रैनसम ने फ्रैन को बेहोश कर दिया और उसे भी मॉर्फिन लगा दी और रिपोर्ट जलाकर मार्ता का मेडिकल बैग वही छोड़ दिया। दरअसल रैनसम मार्ता को हार्लेन और फ्रैन दोनों के मर्डर में फंसाना चाहता था। तब मार्ता को याद आता है फ्रैन बोल रही थी यू डिड दिस, लेकिन वो यू नहीं बोल रही थी, वो ह्यूज बोल रही थी। ह्यूज डिड दिस, क्योंकि रैनसम का पहला नाम ह्यूज है, मतलब रैनसम ही दोषी है। ब्लैंक आगे बताता है रैनसम ने जानबूझकर पुलिस को सरेंडर किया ताकि उस पर शक ना आए। उसे लगा सब उसके प्लान के मुताबिक चलेगा, लेकिन उसे पता नहीं था फ्रैन ने ब्लड रिपोर्ट की एक कॉपी घर में ही छुपा रखी है। लेकिन मार्ता ने रैनसम से बिल्कुल उल्टा काम किया। उसने फ्रैन को मरने के लिए नहीं छोड़ा, उसने एम्बुलेंस बुलवाई, जबकि उसे पता था इसके बाद पुलिस को सब सच पता चल जाएगा, उससे प्रॉपर्टी छूट जाएगी, उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन उसने फ्रैन को बचा लिया। ये जानकर कि फ्रैन जिंदा है, रैनसम को शॉक लगता है। ब्लैंक बोलता है अब फ्रैंक की गवाही से रैनसम को वो जेल भेजेगा। तभी मार्ता को हॉस्पिटल से कॉल आता है। बात करने के बाद वो बताती है फ्रैन अब खतरे से बाहर है। ब्लैंक ऑफिसर से रैनसम को गिरफ्तार करने बोलता है, लेकिन जाने से पहले रैनसम मार्ता को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि वो अपने नाना की प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं जाने देगा। ब्लैंक उसका मजाक बनाने लगता है क्योंकि वसीयत बन चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रैनसम उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है वो उस पर इल्जाम ही क्या लगाएगा कि उसने लैब में आग लगाई, उसने फ्रैन को मारने की कोशिश की। वो अच्छा वकील करेगा और बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद धमकी देता है वो मार्ता को छोड़ेगा नहीं। तभी मार्ता रैनसम के ऊपर उल्टी कर देती है। दरअसल मार्ता झूठ बोल रही थी क्योंकि फ्रैन मर चुकी है और थोड़ी ही देर पहले रैनसम ने उसका मर्डर कन्फेस किया है, जो पुलिस वालों ने रिकॉर्ड भी कर लिया। मतलब अब उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं बल्कि मर्डर का केस लगेगा और उसे सजा भी होगी, क्योंकि पुलिस के पास उसका कन्फेशन है। अपने आप को हारता देख तभी बाजू में लगे शो बोर्ड में से रैनसम एक चाकू निकालकर मार्ता पर हमला कर देता है। सभी उसे बचाने भागते हैं, लेकिन रैनसम मार्ता के सीने में चाकू घोंप देता है। तभी उसे एक और शॉक लगता है क्योंकि वो चाकू नकली था और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लिंडा हार्लेन के ऑफिस में आती है जहां वही ब्लैंक लेटर था। सभी बाहर निराश खड़े थे। पुलिस रैनसम को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। लिंडा उस लेटर को जलाने जाती है, लेकिन जब लिंडा लाइटर उस पेपर के नीचे रखती है उसमें लिखा हुआ नजर आने लगता है। उसमें लिखा था रिचर्ड उससे चीट कर रहा है। लिंडा उसकी तरफ देखती है। घर के अंदर मार्ता ब्लैंक से पूछती है ब्लैंक को उसके ऊपर शक कब हुआ।
हुआ? ब्लैंक बताता है उसके जूते देखकर, जिस पर एक खून का धब्बा था। मार्था इस परिवार की मदद करना चाहती थी, लेकिन ब्लैंक कुछ अलग सोचता है। फिर वो मार्था को गुड लक बोलकर चला जाता है। मार्था बालकनी में आती है, नीचे पूरा परिवार खड़ा था और मार्था को घूरने लगता है। मार्था के हाथ में हार्लेन का कॉफी मग था, जिस पर लिखा था माई हाउस, माई रूल, माई कॉफी। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर से समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को आप एक और बार देख सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।